क्या किसी का टेररिस्ट किसी के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है? गेराल्ड सोमेर की पुस्तक हैरिज गेम से 1976 में एक उद्धरण निकल कर आता है जो पूरी दुनिया को इस डायलेमा में डाल देता है कि किसको टेररिस्ट कहें और किसको फ्रीडम फाइटर। ऐसे ही असमंजस में भारतीय समाज खड़ा दिखता है जब बात गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक सभ्य समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक्यूज या सजायाफ्ता इंसान को सुना जाए। गोडसे की पैम्फलेट व्हाई आई किल्ड गांधी को समझेंगे, फिर उनके विचारों को कसौटी पर लाएंगे। क्या गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे, या हिंदुओं की हत्या के लिए गांधी जिम्मेवार थे, या गांधी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने कई हिंदू और मुस्लिम लीडर से बात की, क्योंकि गांधी बहुत चिंतित थे सांप्रदायिक दंगों को लेकर, जो कि बंटवारे के बाद पूरे देश में फैल गए थे। इसी को लेकर गांधी सरदार पटेल को बुलाते हैं और मीटिंग काफी लंबी चलती है और फिर गांधी जी की प्रार्थना सभा का समय हो जाता है। प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोग रास्ता देते हैं और उसी समय एक नौजवान आता है, गांधी जी के आगे झुकता है और फिर पिस्तौल निकालकर 3 शॉट्स गांधी जी पर फायर कर देता है और गांधी जी जमीन पर गिर जाते हैं। खून बहुत ज्यादा बह चुका होता है और देखते ही देखते गांधी जी की मौत हो जाती है। और गांधी पर गोलियां चलाने वाला यह व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। गोडसे वहां से भागता नहीं है और सरेंडर कर देता है। तभी गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को अरेस्ट कर लिया जाता है। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब में बताते हैं, जब गांधी के छोटे बेटे देवदास गांधी गोडसे से मिलने जेल में गए तो उनको लग रहा था कि जेल में बैठा गोडसे कोई खूंखार व्यक्ति होगा, लेकिन देवदास सरप्राइज हो जाते हैं यह देखकर कि गोडसे उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। गोडसे अपना परिचय देता है और गांधी जी की हत्या करने के लिए देवदास गांधी से क्षमा मांगता है और कहता है कि गांधी जी की हत्या करने के पीछे उसकी कोई निजी वजह नहीं थी, वजह थी सिर्फ पॉलिटिकल। इसके बाद गोडसे और उसके साथियों पर मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। जांच में यह भी पता चलता है कि गोडसे अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जनवरी को एक प्रयास और कर चुका था गांधी को मारने के लिए, लेकिन उसमें वह पूरी तरह से फेल रहा था। गोडसे और नारायण आप्टे को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है और 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। गोडसे द्वारा कोर्ट को अपने डिफेंस में दिए गए 6 घंटे के बयान को एक पंपलेट व्हाई आई किल्ड गांधी के रूप में पब्लिश किया जाता है। इस पैम्फलेट में गोडसे गांधी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वह लिखते हैं कि उनके 2 आदर्श थे, पहले थे गांधी और दूसरे सावरकर। गोडसे यह भी कहता है कि इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत की सोच को संभाला और उसे सही दिशा दी। इसके बाद गोडसे गांधी जी के लिए कुछ शिकायतों की पर्ची पेश करते हैं, जिसमें पहला आरोप था कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया था और कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से गांधी पर निर्भर थी। अगला आरोप था कि गांधी जी का नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का रास्ता स्पेशली अंग्रेजों के खिलाफ बहुत इम्प्रैक्टिकली था। इसके लिए एक वाक्य है कि गांधी इंग्लैंड में सावरकर से मिलते हैं और सावरकर गांधी को नॉनवेज खाने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वेजिटेरियन होने के कारण गांधी नॉनवेज खाने से इनकार कर देते हैं। इस पर सावरकर कहते हैं कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जो कि नॉनवेज से मिलेगा, वेज से नहीं। इस बात से सावरकर और गांधी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सामने नजर आ जाते हैं, लेकिन दोनों का एक गोल कॉमन था, जो था हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। और तीसरा आरोप लगाते हैं कि गांधी कभी भी कोई भी आंदोलन अपनी मर्जी से वापस ले लेते थे और सत्याग्रह क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, ये गांधी जी कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे और ना ही ये कभी किसी को समझ आता था। यहाँ गोडसे गलत थे, क्योंकि गांधी जी अपने सत्याग्रह को न्यूज़पेपर में, लेटर्स में और भाषणों में डिफाइन करते रहते हैं। गांधी जी सत्याग्रह को 3 भागों में बांटते हैं, ट्रुथ, सेल्फ केयर और सफरिंग।
एक सत्याग्रही हमेशा सत्य की खोज में रहता है और उसे इसके लिए स्वावलंबी बनना पड़ेगा। इस सब का परिणाम यह होगा कि ब्रिटिशर्स द्वारा प्रताड़ना, सफरिंग के लिए खुद को तैयार रखना। लेकिन एक चीज में मान सकते हैं, गोडसे सही थे कि पब्लिक को गांधी जी का सत्याग्रह समझ नहीं आ रहा था। और इस बात पर कई हिस्टोरियंस भी जोर देते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह को समझने के लिए उस समय की जनता में इतनी लिटरेसी नहीं थी, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर लोगों ने स्कूल भी नहीं देखा था जो गांधी जी की फिलोसफिकल आइडियाज को समझ पाते। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने का विरोध तो खुद नेहरू भी करते हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हो रहा था और देश डिफरेंट फ्रंट्स पर ब्रिटिशर्स को घेर रहा था। तभी अचानक गांधी इरविन पैक्ट होता है और गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इस पर एक इतिहासकार पीटर हार्डीमैन लिखते हैं कि जितनी किसानों की कमर अंग्रेजों की लाठी ने नहीं तोड़ी थी, उससे ज्यादा तो गांधी जी के इस पैक्ट ने तोड़ दी थी। गोडसे गांधी पर एक आरोप और लगाते हैं कि हिंदुस्तानी वर्सेस हिंदी का डिबेट भी गांधी जी ने ही शुरू किया था। लेकिन गोडसे गांधी जी को क्रेडिट भी देते हैं कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का जोर भी गांधी जी ने ही दिया था और दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी गांधी जी ही थे। लेकिन गांधी जी अपना स्टैंड अचानक से चेंज कर लेते हैं और हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जोर देते हैं। हिंदुस्तानी एक हिंदी और उर्दू भाषा के बीच की भाषा है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के ही वर्ड्स मिलते हैं। लेकिन गोडसे का कहना था कि हिंदुस्तानी का कोई अपना स्क्रिप्ट नहीं है, उसे लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ बोला जा सकता है और यह पूरे हिंदुस्तान की भाषा नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू जानते ही नहीं थे। लेकिन गोडसे के इस आरोप को इस बात से खारिज किया जाता है कि गांधी जी हिंदुस्तानी का सपोर्ट मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदुओं और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए यही एकमात्र चारा था। लास्टली गोडसे इस बात से ज्यादा दुखी थे कि पार्टीशन के बाद हो रहे हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार, क्योंकि उनका कहना था कि पार्टीशन के समय हुए अत्याचार में गांधी जी ने मुस्लिमों का ज्यादा साथ दिया और हिंदुओं की हुई हत्या पर शोक तक नहीं जताया और इसी वजह से गोडसे को यह आपराधिक हिंसात्मक कदम उठाना पड़ा। गोडसे यह मानते हैं कि उन्हें भली भांति मालूम था कि उनका यह कदम सरासर गलत था और कोई भी उन्हें गांधी की हत्या के लिए सही नहीं ठहराएगा और ना ही ठहराया जाना चाहिए। और दंगों में गांधी जी का रोल पक्षपाती था, ऐसा इतिहासकार नहीं मानते। इतिहासकार सुमित सरकार मानते हैं कि यह घड़ी उनकी फाइनेस्ट आवर थी, यानी कि गांधी जी इस समय सबसे अच्छा योगदान भारतीय समाज को दे रहे थे, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। पाकिस्तान में गांधी जी नहीं जाएंगे क्योंकि वह हिंदुस्तान में रह रहे थे, हिंदुस्तान के थे और उन्होंने हिंदुस्तान में रहना तय किया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि किस प्रकार गांधी जी भारत के विभाजन को रोकने के लिए जिन्ना को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। उनको प्रधानमंत्री पद की भी पेशकश करते हैं, लेकिन जिन्ना किसी भी बात पर राजी नहीं होते हैं और फाइनली पाकिस्तान अलग हो जाता है। और अब सवाल आता है कि गांधी जी इस समय क्या कर रहे थे। इस समय बंगाल में चल रही मारकाट को रोकने के लिए 14 और 15 अगस्त की रात को गांधी जी अकेले भ्रमण कर रहे थे हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंसा को रोकने के लिए। और इसी समय गांधी जी 9 अखली जगह पर हजारों हिंदुओं को मरने से बचाते हैं। और गांधी जी संविधान सभा में भी सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी विस्थापितों और राइट विक्टिम्स का साथ देना और उनके रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करना। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से अपील करने के लिए गांधी जी फास्ट करते हैं और उनसे हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। इस हंगर स्ट्राइक में गांधी जी भारत की सरकार को पाकिस्तान सरकार के बचे हुए 50 करोड़ कैश देने के लिए भी कहते हैं, जो कि भारत सरकार ने देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इस पैसे को देने का सीधा सा एक ही मतलब था कि अपने ही लोगों को मारने के लिए दुश्मन को पैसे देना। लेकिन गांधी जी की जान बचाने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान को पैसे दे देती है। इस बात से नाथूराम के मन में गांधी के लिए नफरत लगातार बढ़ती है और हिंदुस्तान में हो रही एक एक घटना के लिए उनको गांधी जी जिम्मेवार लगने लगते हैं और वह गांधी की हत्या कर देता है।
गोडसे के आरोप गांधी जी पर सवाल तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मायने में उनका कुकृत्य यानी कि गांधी जी की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी कभी तुष्टीकरण नहीं करते हैं, वह तो अपने लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपने लोगों को कभी भी हिंदू मुस्लिम वाली छन्नी से देखा ही नहीं। उनके लिए तो ये सारे अपने थे जो अब भारत और पाकिस्तान में बंटने लगे थे, क्योंकि गांधी जी अपनी हर अपील में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। वह प्रत्येक हिंदू की मौत से उतने ही दुखी होते हैं जितना कि किसी मुस्लिम की मौत से, और देश के बंटवारे को रोकने का हर तरह से प्रयास करते हैं। गांधी जी के जीवन के आखिरी पड़ाव में गांधी जी भारतीय समाज को सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो देश और लोग गांधी जी की एक आवाज पर एकजुट हो जाते थे, आज वही लोग भारत और पाकिस्तान में बढ़ चुके थे। गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे थे सब कुछ समेटने का, लेकिन चीजें लगातार उनके हाथ से बिखरती जा रही हैं। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि गांधी ने एक बार टू नेशन के सवाल पर कहा था कि यह उनकी अर्थी पर ही पॉसिबल होगा। और यह अजीब सी बात है, जिन दंगों को रोकने के लिए गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, वह 30 जनवरी 1948 को उनकी मौत के बाद ही शांत होते हैं। अपनों द्वारा मातहत हुए गांधी अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाते हैं जिसको पूरी दुनिया अपनाती है, और 500 से ज्यादा हिस्सों में बटा हुआ देश अपने आप को जोड़ता है, इकट्ठा करता है और अपनी राय पर चल पड़ता है, और उनके एक एक विचार का अनुसरण करता है और दुनिया के लिए शांति और अहिंसा की मिसाल कायम करता है। साथियों, किसी भी समाज के लिए इतिहास पर सवाल खड़े कर देना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उन सवालों का जवाब ढूंढना। जितना उस समय गांधी जी हमारे देश, हमारे समाज के लिए कर गए, उसका छोटा सा हिस्सा भी हम समाज के लिए, देश के लिए कर पाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।